नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी वापरानी है। मैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ विमान नगर पुणे में। आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस को गठियावात, संधिवात या आमवात भी कहा जाता है देश के अलग अलग प्रांतों में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक सिस्टमिक ऑटोइम्यून बीमारी है। क्रॉनिक का मतलब है दीर्घकालीन, यानी कि ये बीमारी लंबा समय चलती है और इसका इलाज भी लंबा समय चलता है। सिस्टमिक का मतलब ये बीमारी सिर्फ जोड़ों को अफेक्ट नहीं करती है, जोड़ों के अलावा ये शरीर के बाकी ऑर्गन सिस्टम्स को भी अफेक्ट करती है, जैसे कि आंखें हो गया, स्किन हो गई। कुछ लोगों में लंग्स, हार्ट और नर्वस सिस्टम को भी ये बीमारी अफेक्ट कर सकती है। ऑटो इम्यून का मतलब हो गया, ऑटो यानी सेल्फ, इम्यून यानी हमारा रोग प्रतिकार शक्ति। इस बीमारी में बॉडी का खुद का ही इम्यून सिस्टम अपने ही जॉइंट्स पे हल्ला बोल देता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में दर्द और सूजन, अकड़न ये सब लक्षण होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादातर 30 से 50 साल के लोगों में होता है। ये महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है। पुरुषों में भी ये बीमारी होती है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये 2 से 3 गुना ज़्यादा पाई जाती है। ये बीमारी बच्चों को भी हो सकती है। जब बच्चों को ये बीमारी होती है तो उसे जुवेनाइल आर्थराइटिस कहा जाता है। उसी तरह 50 साल से ऊपर के लोगों को भी ये हो सकती है, तभी उसको लेट ऑनसेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण क्या होते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठियावात है। इसकी शुरुआत जनरली हाथ और पैर के जोड़ों से होती है। हाथ के छोटे जोड़, ये जो नक्कल्स है, इनमें दर्द, सूजन आती है। सुबह उठ के बहुत स्टिफनेस रहता है, यानी कि बहुत अकड़न जकड़न रहती है। कई पेशेंट्स तो बताते हैं कि उंगली की अंगूठी टाइट हो गई है, उंगली की अंगूठी निकलने में दिक्कत आती है। सुबह उठ के रोज़ के काम करने में दिक्कत आती है, जैसे कि कुछ डब्बा खोलना है या आटा गूंदना है, इन सब कामों में दिक्कत आती है। स्टिफनेस ये खासकर सुबह के समय ज़्यादा रहता है। सुबह को उठने के बाद, यानी रेस्ट करने की आधा 1 घंटे तक ये स्टिफनेस बना रहता है। फिर धीरे धीरे जैसे दिन बीतता है और बॉडी की मूवमेंट होती है, वैसे वैसे ये स्टिफनेस और जकड़न कम होती है। इसके अलावा हल्का बुखार बना रहना, यानी कि पेशेंट को लगता है कि बहुत बुखार आया है, लेकिन थर्मामीटर में चेक करते हैं तो उसमें बुखार नहीं आता है, टेम्परेचर नॉर्मल ही होता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, फैटीग महसूस होता है, थोड़ा सा भी काम करने पर जल्दी थक जाता है पेशेंट। नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, वज़न कम होना, कंटिन्यूसली जॉइंट पेन और स्वेलिंग के कारण पेशेंट कई बार अपने खुद के काम नहीं कर पाता है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। इस वजह से पेशेंट को डिप्रेशन भी आ जाता है। हाथ और पैरों के जोड़ों के अलावा ये बीमारी कंधे, कोहनी, घुटने, एंकल्स में भी हो सकती है। कभी कभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट्स के अलावा शरीर के बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि आँखों में दर्द, सूजन और लालपन होना, आँखों में सूखापन होना, मुँह में सूखापन होना, स्किन में रूमेटॉइड नोड्यूल्स होना या वैस्कुलाइटिस होना या रैश आना। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बहुत ही कम पेशेंट्स में ये बीमारी हार्ट, लंग्स और नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकती है। बॉडी में कंटिन्यूस सूजन बने रहने के कारण कम उम्र में हार्ट अटैक आना, लंग्स में कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन रहने के कारण लंग्स सिकुड़ जाना, यानी कि उनका फाइब्रोसिस होना या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होना। वैसे ही नर्वस सिस्टम में कम उम्र में स्ट्रोक आना या फिर नर्व कंप्रेशन के कारण हाथ पैर में झुनझुनी चींटी आना, इसको कार्पल टनल सिंड्रोम और टार्सल टनल सिंड्रोम भी बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस किन कारणों की वजह से होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं होता है। इसमें मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस ट्रिगर होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि आपके फैमिली में, जैसे कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, फॉर एग्जांपल आपके माता पिता को या भाई बहन को, किसी को अगर आर्थराइटिस है तो आपको होने के चांसेस 20 से 30% बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में अगर किसी को आर्थराइटिस है तो आपको भी होगा ही। इट्स जस्ट दैट कि आपके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें आता है पोल्यूशन। पोल्यूशन को अगर आप ज़्यादा एक्सपोज है, या फिर कुछ लोगों का ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है पोल्यूशन को, जैसे मिनरल ऑयल्स को या सिलिका डस्ट को, तो उनको भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। और एक कारण रूमेटॉइड आर्थराइटिस ट्रिगर होने का है इन्फेक्शन। कई बार रूमेटॉइड आर्थराइटिस कुछ वायरल इन्फेक्शंस की वजह से ट्रिगर हो जाता है, जैसे कि उसमें एक स्पेसिफिक है एप्स्टेन बार वायरस, इसकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस ट्रिगर होता है। कभी कभी
दांतों की और मसूड़ों के इन्फेक्शन की वजह से भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। स्मोकिंग करने से आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की सिवियरिटी भी बढ़ जाती है, यानी कि गठिया में जो दर्द और सूजन होता है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लस दवाई का असर होना भी बहुत कम हो जाता है। और कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से भी, जैसे कि अगर आपका लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, ज़्यादा सिर्फ पूरा दिन बैठे रहने का ही काम है, कुछ एक्सरसाइज नहीं है, तो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा ओबेसिटी के बारे में बात करेंगे। ओबेसिटी में क्या होता है कि शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि फैट ये प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है, तो फैट की वजह से शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस मेनली उसके क्लिनिकल साइंस, यानी कि पेशेंट द्वारा बताए गए लक्षणों द्वारा और डॉक्टर द्वारा किए गई फिजिकल एग्जामिनेशन से होता है। इसमें जो पेशेंट लक्षण बताता है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना, बहुत सारे जोड़ों में दर्द सूजन होना, सुबह उठ के अकड़न रहना, ये अकड़न आधे घंटे या 1 घंटे से भी ज़्यादा रहना, और उसके अलावा आपके रूमेटोलॉजिस्ट आपके जोड़ों को एग्जामिन करते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि जोड़ों में सूजन है क्या, किन किन जोड़ों में सूजन है और कितने समय से वो सूजन है। उनको हाथ लगा के देखते हैं कि दबाने से कुछ दर्द है क्या, इसको टेंडरनेस बोलते हैं। तो 80% पेशेंट्स का डायग्नोसिस सिर्फ पेशेंट्स के एग्जामिनेशन से और उनका हिस्ट्री से, मेडिकल हिस्ट्री से हो जाता है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड फैक्टर हो गया, एंटी-सीसीपी हो गया। कुछ पेशेंट्स में ये टेस्ट नेगेटिव भी आ सकते हैं। लगभग 30 to 50% ऑफ द पेशेंट्स में रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी-सीसीपी ये टेस्ट नेगेटिव आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये टेस्ट नेगेटिव है तो हमको गठियावात नहीं है। रूमेटोलॉजिस्ट एक बेस्ट डॉक्टर हैं आपको ये बताने के लिए, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करके कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं है। कभी कभी अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में फिजिकली दिखता नहीं है कि जोड़ों में दर्द है या सूजन है, क्योंकि जोड़ों में बहुत अंदर से सूजन होती है, तो इस समय पर हम लोग सोनोग्राफी या एमआरआई की मदद भी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में ये एक मिथ है कि इसका ट्रीटमेंट ही अवेलेबल नहीं है। आजकल के ज़माने में बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। दूसरी ये एक परेशानी है कि पेशेंट को लगता है कि इसमें सिर्फ स्टेरॉइड और पेन किलर ही वापरते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेरॉइड और पेन किलर ज़रूर यूज़ करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत के कुछ समय में या जिन पेशेंट को ज़रूरत है उसकी, उनके लिए ही यूज़ किए जाते हैं। इसका मेन ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, इसको ही डीमार्ट्स भी बोलते हैं। इसमें मेन होते हैं कन्वेंशनल सिंथेटिक डीमार्ट्स, जिसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि टैबलेट्स के रूप में होती हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गया, इसको ये HCQS या ज़ाइक्यू के नाम से मिलती है, मेथोट्रेक्सेट, लेफ्लुनोमाइड, सल्फासैलाजिन, इन नामों की कुछ दवाइयाँ होती हैं। इसके अलावा कुछ बायोलॉजिक इंजेक्शंस होते हैं। ये इंजेक्शंस आपको डॉक्टर के गाइडेंस में ही लेने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ रिस्क होता है इन इंजेक्शंस के साथ, कुछ इन्फेक्शन का रिस्क होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर के गाइडेंस में ही ये दवाइयाँ लें। कुछ एडवांस ट्रीटमेंट भी आई है इसमें, जिसको बोलते हैं जैक इनहिबिटर्स। इसमें टोफासिटिनिब और बैरिसिटिनिब नाम की दवाइयाँ होती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो दवाइयाँ होती हैं, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि प्रिवेंट किए जा सकते हैं, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स मॉनिटर करने के लिए हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं हर 2 महीने में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस से ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाइयाँ लें। ऐसे ही मेडिकल से या पुराना प्रिस्क्रिप्शन लेकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाई नहीं लेनी चाहिए। डाइट और एक्सरसाइज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मैनेजमेंट में। कई बार पेशेंट हमको पूछते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि दही नहीं खाना चाहिए, दूध नहीं खाना चाहिए। तो हम उनको यही बोलते हैं कि एक नॉर्मल हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट, दाल चावल सब्जी रोटी, आप सब कुछ खा सकते हैं। सिर्फ कुछ पेशेंट्स को ही दही खाने से या चना दाल खाने से तकलीफ़ होता है, सब पेशेंट्स को नहीं होता है। तो जिन पेशेंट्स को दही खाने से तकलीफ़ नहीं होता है तो वो लोग क्यों नहीं खाएं? वो लोग बिल्कुल खा सकते हैं। सिर्फ कुछ ही पेशेंट्स को सिट्रस फ्रूट्स खाने से तकलीफ़ होता है। तो विटामिन सी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपके जॉइंट्स के लिए। तो जिनको तकलीफ़ नहीं होता है फ्रूट्स खाने से, वो लोग बिल्कुल नींबू भी खा सकते हैं और सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। कई पेशेंट्स को ये लगता है कि एक्सरसाइज रूमेटॉइड आर्थराइटिस में या किसी भी प्रकार के आर्थराइटिस में नहीं करनी चाहिए,
बट एक्चुअली इसका उल्टा है। एक्सरसाइज करने से रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेन और स्टिफनेस कम होता है। तो इसीलिए जो भी एक्सरसाइज आपसे बनती है, जैसे कि सूक्ष्म व्यायाम हो गया, वॉकिंग हो गया, जितना आप कर सकते हैं आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में, फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में कर सकते हैं। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स योगा और प्राणायाम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रिसर्च है जिनमें पाया गया है कि योगा और प्राणायाम का अच्छा बेनिफिट होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को। इस वीडियो के माध्यम से मैंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में कुछ मिथ्स क्लियर करने का कोशिश किया है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये किसी को भी हो सकता है और किसी भी उम्र में हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट आजकल के ज़माने में अवेलेबल है। अगर सही समय पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज होता है तो वो पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मैं आपको आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन देती रहूं। अगर आपके मन में कुछ सवाल है आर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी के विषय में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू।